नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का जो आज 30 अगस्त है उसका सेकंड शिफ्ट का जो आपका जीएस का पेपर आया है, बहुत ही सरल रहा, ज़्यादा कठिन नहीं रहा है। एवरेज बच्चा भी इसको कर रहा था अच्छे अटेम्प्ट में, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए उसमें थोड़ा जीएस टफ थी। आज का पेपर थोड़ा सरल सा है। इसका थोड़ा नेगेटिव मार्किंग और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वहाँ पर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपका पेपर सरल होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत कम मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा ये आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही है। फिर भी आज हम जीएस के पेपर की बात करते हैं, तो आप देखिए एक एक क्वेश्चन को, जीएस की जो आंसर की आ जाएगी आप उसको मैं बाद में देख सकते हैं। इनका पेपर कल है और वो लोग आज देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई मतलब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि ये कहाँ स्थित है, तो उसका आपको सही जवाब होगा। आप देख रहे हैं प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। तो आप लोगों को पता है जो एनएसआई है यानी कि नेशनल शुगर आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये क्या करता है, इसका जो मेन काम है वो आप बात कर सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, विनियमित करता है यानी कि रेगुलेटिंग करता है। ठीक है, आईटीयू क्या करता है, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, इस 40 इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो हैशटैग लगाया जाता है, हैशटैग देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है। इसको जब हम किसी भी नंबर यानी कि किसी भी संख्या, नंबर और आपका जो नाम होता है उसके आगे लगाते हैं, उससे क्या होता है, लोगों तक आपका जुड़ाव होता है और उसकी आप अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस हैशटैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है, तो ये क्या करता है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। ये थोड़ा आपका मेंटल से आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो अपने अनुभव से भी इसका आंसर दे सकते थे, इसको किसी जीएस में पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की। जैसा कि आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की खोज, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, सीपीसीवी का मतलब क्या होता है। सीपीसीवी ये होता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका आपका सही जवाब होगा। ये क्या करता है, आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया है। ठीक है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय बोर्ड। अब पूछा है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो आप लोगों को पता है भजन लाल शर्मा। सही जवाब होगा आपका आंसर भजन लाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। अभी तक सही जवाब आपका या तो ये हो सकता है पूर्व ग्रह को दूर करता है, या ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक आध क्वेश्चन तो जीएस में होगा जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, एक साइंस से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप यानी कि एलएसएसटी का मुख्य जो कार्य है आपका वो क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए आपका जो सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर नाइट्रोजन का सिंबल पूछा जाए तो उसका आपका एन हो जाएगा। अगर ये रासायनिक केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, नाइट्रोजन गैस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो N2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 49, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है ना, अब आ रहा है क्वेश्चन आपका 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। जैसा कि आपको पता है जो 8 नवंबर से ये शुरुआत हुई थी आपके नोटबंदी की। उसके बाद जो
नोट बदलने की एक निश्चित डेट दी गई थी, वो आपकी थी 31 दिसंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? 31 दिसंबर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? जैसा कि आपको पता है, दुनिया में जो सबसे बड़े देश हैं उसमें रसिया, चाइना, अमेरिका और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और आपका जो इंडिया का नंबर आता है वो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो कनाडा आपको पता है, और चाइना तीसरे नंबर पे आता है। चौथे पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और जो पहले नंबर पे आता है वो आपका रूस आता है, ठीक है। और जो इंडिया का नंबर है, आप लोगों को पता होगा, इंडिया का जो नंबर है वो आपका 7th नंबर है। कौन सा नंबर है? 7th नंबर है इंडिया का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75 यानी कि 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? जैसा कि आपको पता है, जो मानवाधिकार आयोग यानी कि मानवाधिकार का जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। अगर हम 1948 से 75 वर्ष जोड़ेंगे तो 10 दिसंबर 1948 को आपकी स्थापना हुई थी, और इसका जो सही जवाब होगा 75वीं वर्षगांठ के लिए वो आपका होगा 10 दिसंबर 2023, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इस प्रश्न से कौन रूबरू नहीं होगा? सब लोग तो जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग इसी पे बिजी रहते हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर इसका पुराना जो नया नाम है वो एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। और ये भी पता है फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म भी है इस समय। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है? तो आप देख रहे हैं राष्ट्र हितों पर ध्यान केंद्रित करने का, ये भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का, भाई ये भी हो सकता है साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं नेगेटिव आंसर न देने की। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आपका नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको हम नहीं मान सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप ये वैश्विक चुनौतियों का समाधान इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चनों पे पॉजिटिव माइंड लगाना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, यानी कि आतंकवादी विरोधी अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है इनका? मिलिट्री सप्रेशन ऑफ इंसर्जेंट्स होता है, यानी कि विद्रोहियों का सैन्य दमन। क्या कर सकते हैं हम इसको? विद्रोहियों का सैन्य दमन, ये भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। और जब कोई किसी देश में मैटर होता है तो सबसे पहले बातचीत और समझौता के माध्यम से होता है, लेकिन आतंकवाद का हम विद्रोहियों का सैन्य दमन ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा आईजीएसटी। कौन सा? आईजीएसटी। क्योंकि आप लोगों को पता है जो जीएसटी होती है वो 4 प्रकार की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपका जीएसटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आईजीएसटी में जो मतलब होता है आई का, वो आपका होता है इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। देख रहे हैं आप कैनबरा वहाँ का एक शहर है, सिडनी भी वहाँ का शहर है, और मेलबर्न भी वहाँ का शहर है, ठीक है। और ये जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की आपकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम 58 क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का जो मेन कार्य नहीं है, क्योंकि ये सब कार्य करती है, ये मौद्रिक नीति का संचालन करती है, कंडक्टिंग मॉनिटरी पॉलिसी एंड करेंसी नोट जारी करती है। आपको पता है आरबीआई ही इसको नोटों का संचालन करती है। उसके बाद विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? रेगुलेटिंग फॉरेन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा शेयर मार्केटिंग को विनियमित करना, ठीक है। इसका सही जवाब होगा क्या? रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। ये उसका आरबीआई का कार्य नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एडीवी का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। ये जो एडीवी है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है इसका भी जो मैन होता है डेवलपमेंट चीज़ें करने का, एडीवीआई, और आप इसका मुख्यालय भी लिख सकते हैं
आपका इसका मुख्यालय आप लोगों को पता है कहाँ है? मनीला में। कहाँ है? मनीला। मनीला जैसा कि आपको पता है फिलीपींस की कैपिटल भी है मनीला। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, एडीबी। ठीक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? आप लोगों को पता है 1951 से शुरू होती है। 1900 आपका 1951 से शुरू होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1951 कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, उनका निधन हो गया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुर्तगाल के। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा संगठन कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को ध्यान में बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपका जो कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका आप लोगों को पता है अनुच्छेद 19 है जो आपको इसकी गारंटी देता है, आपको बोलने की गारंटी देता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन रख पा रहे हैं। ठीक है। और इसका आप लोगों ने शायद कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सार्क, साउथ एशियन और आपका रीजनल कॉरपोरेशन, इसका जो कम्युनिटी है, इनहेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका 24। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 64 ये है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आप देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एमर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटक्लॉफ। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी। आप इसका सही जवाब कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 65, आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं, तो ये संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग इसका सही जवाब जानते भी होंगे। आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, और जो बाद में उसमें परिवर्तन किया, यानी कि संशोधनों के माध्यम से और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो इस समय जो टोटल अनुसूचियां हैं वो आप लोगों को पता है 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका 7वीं अनुसूची होगा। ठीक है, क्या होगा? 7वीं अनुसूची में साइबर अपराध का जो विषय है, जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस जो 7वीं अनुसूची है, ये 3 सूचियों में डिवाइडेड है। केंद्रीय अनुसूची, यानी कि जिसको, और एक संवर्ती और एक राज्य सूची। ठीक है, संवर्ती मतलब जिसमें दोनों के कंबाइंड विषय अंतर्गत आते हैं, और केंद्रीय सूची जो केंद्र की होती है, संघ सूची भी जिसको कहते हैं, और जो राज्य सूची है वो राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब डंपिंग का तात्पर्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डंपिंग का क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग का इसमें आप देख सकते हैं, तो विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार के कीमत से कम कीमत पर कोई भी चीज़ें खरीदना और उनकी माल की बिक्री करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सिंधु जल समझौता, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बहुत ही लड़ाई झगड़े का, विवाद का कारण बना रहा बहुत दिनों तक, अभी भी है। ठीक है, जिसमें 80% सिंधु जल का यूज़ आपका, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1960 होगा। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? कि आप लोगों को पता है हर एक एग्जाम में एक दिवस से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। आप लोग चाहें तो अभी भी देख सकते हैं आप आगे तैयारी करने के लिए। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 5 अप्रैल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईडीएक्स पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, आपका जो जवाब हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे
भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया है। तो आप लोगों को पता है जो कि सबसे बड़ा भी है, सबसे पहले जो हुआ है वो चिल्का झील है। ठीक है, सबसे पहले रामसर साइट का जो निर्णय हुआ था उसमें जो चुना गया आपका रामसर चिल्का झील। जैसा कि आपको पता है चिल्का झील खारे पानी की एक झील है, और जो कहाँ है आपकी कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये हिंदी का जीएस में डाल दिया गया है। मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? ठीक है, तो आप लोगों को इसका जवाब भी पता होगा, शूद्रक की ये रचना है। कम विकसित लोगों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आप लोग जानते भी हैं, आपके पास भी, आपके आसपास भी जब गरीबी होती है तो उसका मेन रीजन क्या होता है आप लोगों को पता है? लेक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, वॉलेंट्री आइडियलनेस यानी कि इनकम इनक्वालिटी एंड लेक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो आपका इसका जो सही जवाब होगा आय में असमानता, इनकी इनकम इनक्वालिटी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस खनिज को वरीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हालांकि आप लोगों ने जीएस में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा वरीड सनशाइन। वरीड मतलब दबा हुआ, और सनशाइन मतलब चमक होती है, यानी कि बहुत जब सालों लाखों साल बाद जब किसी चीज़ को खोदा जाता है, यानी कि पहले हमारे पेड़ पौधे दब गए थे ज़मीन के अंदर, उनसे जब कोई भी जीवाश्म पैदा हुआ उसको हम कहेंगे बरीड सनशाइन। इसका सही जवाब होगा आपका कोयला। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2016 में भारत में विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी। ठीक है, तो इसमें नोटबंदी का जो सबसे बड़ा कारण था आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें सही जवाब होगा आपका क्या था? काले धन पर अंकुश लगाना, गरीब, इसका सबसे बड़ा मेन कारण था। और आप देख रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रेट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.36% टू कितना कर दिया था? 0.14 और बढ़ा दिया गया। और इसका जो सही जवाब होगा 12.50। आपने देखा आज का पेपर बहुत ही सरल रहा, शानदार रहा। और अगला जो आप जा रहे हैं पेपर देने के लिए, उसके लिए अच्छी सी तैयारी करके जाइए, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा सा पेपर करके आएँ। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को ये शेयर कर लें, ताकि वो भी जो तैयारी कर रहा है उसको भी पता चल जाए एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। धन्यवाद।